Hello everyone, welcome to the Creatix channel, the part of Unacademy. सो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को बेटा प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। और इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। अगर आप गेट, ईएससी और अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एकदम सही जगह आपके लिए। इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, अपनी इंजीनियरिंग कम्युनिटी में भी बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है गाइस, तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये बेटा मेरा 6th वीडियो होगा इस पे। और इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूं और 200 प्लस क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये लास्ट वीडियो रहेगा इस सीरीज का। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर अनअकैडमी प्लस टीम, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। तो इनके साथ आप कनेक्ट हो जाइए अनअकैडमी प्लस पर और अपना जो भी गेट और ईएससी का आपने जो टारगेट बनाया है इनके साथ पढ़कर उसे अचीव करें। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये लाइव क्लास का शेड्यूल है मई के मंथ का, तो इसे यहां पर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे आप अपना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग सेट करिए और अपनी जो स्टडी है उसे और इफेक्टिव बनाइए। दिस इज अबाउट माई सेल्फ। आई एम राहुल शर्मा। आई हैव 6 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएससी। These are the subjects I am dealing with. Guys, this is my code Unacademy Plus पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो राहुल11 कोड का यूज करें और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। टीम के किसी भी मेंबर का आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड यूज करेंगे राहुल11 तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये कोड यूज करने पर ऐसा नहीं है कि आप मेरे लेक्चर देखेंगे, आप किसी के भी लेक्चर्स यहां पर देख सकते हैं, अंकित सर, विशाल सर, अजय सर। ओके, तो नेक्स्ट है गाइस, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मैं क्यों ज्वाइन करूं, ये क्वेश्चन हर एक बच्चे के माइंड में होगा। तो बेटा इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि आपको फिक्स टाइम पर क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, गेट और ईएससी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। इंडिया के बेस्ट टीचर आपको मेंटर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स से खरीदते हैं तो आप उसी के लेक्चर देखें, आप डिफरेंट टीम के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जैसे मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूं केविंदर सर और हम दोनों लेकर आए हैं यूपीपीएससी एई और एनएलसी और एसएससी जेई का क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर आपके लिए क्या होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा। गेट और ईएससी का सिलेबस बिफोर एग्जाम मतलब अक्टूबर में कंप्लीट करा दिया जाएगा आपका, अक्टूबर एंड तक। उसके बाद आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी रहेगा 3 मंथ तैयारी करने के लिए। आगे चलते हैं गाइस, लेक्चर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पर यहां पर लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है। मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं और उतने ही बच्चे हिंदी में भी देखना चाहते हैं लेक्चर को, तो अनअकैडमी प्लस पर इस तरीके का बैरियर नहीं है। लेफ्ट अनसॉल्व मतलब कोई भी डाउट आपका छूटा नहीं रहेगा। मतलब आप रियल टाइम में अपने एजुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं, वो आपको उसके ऊपर अपना रेस्पॉन्स देंगे। आपको ऑफलाइन क्लास के तरीके से आपको ना वेट करना पड़ेगा, ना ही टीचर से टाइम लेना पड़ेगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन किसी पे भी एक्सेसिबल है, ये टेक फ्रेंडली है बिल्कुल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ना आपको जी ड्राइव, ना पेन ड्राइव, ना एंड्रॉइड, दुनिया भर की इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वन कोर्स फॉर ऑल प्लेटफॉर्म। ओके गाइस, डाउट सेशन। गाइस सबसे अच्छी चीज जो मुझे पर्सनली लगती है इसकी अनअकैडमी प्लस का, वो डाउट सेशन है। अगर आप 1 2 3 लेक्चर्स लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट की 4th क्लास हमेशा क्या होगी, एक डाउट सेशन होगा। वो डाउट सेशन के अंदर आप लेक्चर्स में जो भी डाउट आया वो आप वहां पर रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और क्वेश्चन भी ले सकते हैं वहां से। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है गाइस। टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी आपको, एग्जाम का जो प्रेशर उसे कैसे बियर करना वो भी सिखाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आज ही आप ज्वाइन कर ले गाइस। बहुत से बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारे चैनल का, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, वहां पर जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां से आपको लेक्चर के बाद तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। पांचों लेक्चर्स का पीडीएफ मैं आपको सेंड कर चुका हूं, और उससे पहले भी जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उनके भी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे। हैशटैग गेट प्रेप डेली, इसे वायरल कर दो गाइज हमारे लिए, क्योंकि इससे बेनिफिट आपका है और हमें मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट है गाइज, यहां पर फेसबुक ग्रुप है, इसे ज्वाइन करो, क्रिटिक्स का फेसबुक ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप आपको एक लार्ज प्लेटफॉर्म में सेम कम्युनिटी के बच्चों से आप कनेक्ट होंगे। यहां पर अपने जो रिसोर्सेज उन्हें शेयर कर सकते हैं और अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए छोटू आ गया है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, पढ़ाकू आ गया है, इसका नाम मैंने पढ़ाकू रखा है। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछेगा और हम डील करेंगे आज जो क्वेश्चन है बेटा, अब तक जो मैंने 5 सीरीज में क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग थे। आज मैंने पीवाईक्यू लिया है एसएससी जेई का, तो उसे देखते हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर के जो अभी रिसेंटली हुआ था उन्हीं उसी का पीवाईक्यू है। ओके, तो गाइज स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज ये आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दें। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन ओवर एसी ट्रांसमिशन? डीसी सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग टाइम, देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम, कोरोना limits are highest of DC circuit as comparison to AC circuit, या all of the above। तो गाइज मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी, ठीक है, और सोच समझ के राइट आंसर देना। मैं आपको सोचने का टाइम देता हूं 5 से 10 सेकंड का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे आंसर दे रहे होंगे इसका, और काफियों ने इसका सही आंसर दे भी दिया होगा। तो गाइज इसका राइट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन सभी का आंसर सही है, ठीक है। सार उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया हो। तो गाइज इसमें क्या है, जो डीसी सिस्टम है वो इकोनॉमिकल होता है हमारा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि आपने देखा होगा एक ग्राफ बनता है डिस्टेंस और कॉस्ट के बीच का, तो उसमें आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है 6 किलोमीटर से 600 किलोमीटर, उसके अबव हमारा डीसी सिस्टम इकोनॉमिकल होता है। यहाँ पर स्किन इफेक्ट नहीं होता क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है और कोरोना लॉसेज लिमिटेड होते हैं, यानी 25 हर्ट्ज पर ही तक लिमिटेड हमारा क्या होता है, कोरोना लॉस होते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द हाईएस्ट वोल्टेज लाइन विच फीड्स द सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंट सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन? तो गाइस इसका आंसर ध्यान से दें, ठीक है। यहां पर ट्रांसमिशन मतलब किसकी बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो गाइस जल्दी से आंसर दें और सही आंसर देना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वो गाइस क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो है वो हाई वोल्टेज लाइन वोल्टेज विच फीड द सबस्टेशन। ओके, तो यानी ये कितने का हुआ हमारा? 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, ये जो रेंज है ये क्या होती है गाइस? हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया होगा। आगे चलते हैं। Which of the following is a not standard transmission voltage? Option A 132 kV, option B 222 kV, option C 400 kV या option D 765 kV। तो बताएं किसका राइट आंसर है, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? सोच समझ के बताएं इत्मीनान से। तो गाइज इसमें जो स्टैंडर्ड नहीं है सारे बच्चों ने अब तक आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर ये 220 होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये 222 है, ठीक। हमारे इंडिया में जो ट्रांसमिशन है वो किस लेवल पर है? 11 केवी, देन 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 440, 400 केवी, 765 केवी। तो दीज आर द स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया, ठीक।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया। आगे चलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबड़ इज अराउंड, ध्यान से आंसर देना है लिमिट्स को देखकर, ठीक है। क्या यूनिट्स हैं, 3 केवी पर मिलीमीटर, 10 केवी पर मिलीमीटर, 30 केवी पर मिलीमीटर या 300 केवी पर मिलीमीटर। इसका आंसर बताएं ध्यान से, और राइट आंसर आपको देना है इसका। तो इसका जो राइट आंसर गाइस वो क्या है, 30 केवी पर मिलीमीटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है रबड़ की। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स लिख लो आप। आपका जो एयर है, कंफ्यूज नहीं आना, यहाँ मिलीमीटर में पूछा गया है, सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दिमाग में मत रखना। फिर आता आपका ऑयल, ऑयल का कितना होता है, रबड़, फिर आता आपका माइका, फिर आपका लास्ट में आता है एलुमिया, ठीक है। ये कितना होता है 13.4 केवी पर मिलीमीटर। तो ये प्लीज इनमें से ये और ये याद रखो आप, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ कंडक्टर is a double circuit transmission line is one earth conductor along with 4 conductor, one earth conductor along with 6 conductor, one earth conductor along with 7 conductor, one earth conductor along with 8 conductor। तो गाइस इसका ध्यान से आंसर दें, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है, सही से आंसर देना है आपको इसका। सो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने यही आंसर दिया हो, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है सही है। डबल सर्किट में क्या होता है, एक तो अर्थ कंडक्टर होता है अलोंग विद 6 कंडक्टर्स, ठीक है, डबल सर्किट पर फेस पे 2 कंडक्टर, ठीक। आगे चलते हैं। द अर्थ कंडक्टर कैरिड इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज अबव द लाइन कंडक्टर, बिलो द लाइन कंडक्टर, बिटवीन द लाइन कंडक्टर, नन ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार घुमा घुमा के ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर सही से दें, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा। अबव द लाइन कंडक्टर, तो जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए इज द राइट आंसर। अबव द लाइन कंडक्टर क्यों, ये किससे प्रोटेक्ट करता है, इट इज प्लेस्ड अबव द कंडक्टर, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक एट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, वो नेक्स्ट है। पिन इंसुलेटर आर नॉर्मली यूज्ड अप टू द वोल्टेज ऑफ अबाउट 33 केवी, 66 केवी, 100 केवी या 11 केवी। प्लीज आंसर दें बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इत्मीनान से सही आंसर देना है आपको, हड़बड़ाहट में कोई गलत आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर गाइज वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं बेटा सभी का सही है, ए इज द राइट आंसर, 33 केवी। तो आप याद रखें कि जो आपका पिन इंसुलेटर है वो यहां यूज करते हैं, और आपका जो स्ट्रेन होता है या आपका शेकल टाइप जो होता है,
is used up to और आपका जो सस्पेंशन है ठीक, तो प्लीज कीप दिस माइंड और इसका यूज करते हैं अप टू 33 kb। चलो आगे चलते हैं। Forced draft fan handling with the type of air, cooled air, hot air, flue gases only या fresh air। तो राइट आंसर बताएं बेटा, इसका आंसर क्या होगा? किस लिए हम फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर? ठीक है, ध्यान से आंसर देना है। तो गाइज इसका जो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन ही बताया, तो इसका राइट आंसर गाइज फ्रेश एयर के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्राइटनेस विच टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम इज यूज्ड? अब ये कुछ यूटिलाइजेशन के क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर कि एक्सेसिव ब्राइटनेस और ग्लेयर, क्योंकि आपको बताया था मैंने ग्लेयर क्या होता है कि हमारी आंखों में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट जो जाती है उससे हमें अनप्लीजेंट जो रिएक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, ब्राइटनेस या ग्लेयर की फॉर्म में। तो इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, सीलिंग फैन वाला वो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, सीलिंग पे हम लगाते हैं इसे। अब आप परसेंटेज बता दीजिएगा कि अपवर्ड कितना परसेंटेज लाइट, अपवर्ड कितना होता है, डाउनवर्ड कितना होता है इसके अंदर लाइट परसेंटेज। ठीक है, ये मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्यूजेज ऑपरेट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इंडक्शन इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो भाई माइक्रो सेकंड में आंसर देना है तुम्हें, इस क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगना चाहिए और सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज किस पे काम करता है बेटा? ऑप्शन नंबर ए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है हमारा फ्यूज। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं। The function of inert gas in filament lamp is increase the illumination, decrease the power consumption, minimize the effect of evaporation during service या decrease the glare। ठीक है, तो आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर? क्यों हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं फिलामेंट लैम्प के अंदर? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, मैं जब पढ़ा रहा था आपको। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। इसके अंदर इनर्ट गैस कौन सी यूज करते हैं हम? आर्गन। और ये इनर्ट गैस क्या करती है? ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है, यानी जो फिलामेंट है उसे वेपोराइज होने से बचाती है। तो मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गैस यूज्ड इन गैस फिल्ड फिलामेंट लैम्प, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ओजोन। तो गाइज इसका आंसर ध्यान से देना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि किस तरीके का है, गैस फिल्ड फिलामेंट लैम्प है। ठीक है, तो आप ध्यान से आंसर दें इसका। ठीक है, हड़बड़ाहट में आंसर नहीं देना एकदम से कि कुछ भी लगा दो। इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। हीलियम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो हीलियम है, हीलियम यहां पर एक्ट करेगी एज एन इनर्ट गैस। ठीक है, तो हीलियम इज द राइट आंसर। तो फिलामेंट लैम्प के अंदर, गैस फिल्ड फिलामेंट लैम्प में हीलियम गैस का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे कंफ्यूज मत हो जाना। आगे चलते हैं। The output of tungsten filament lamp depend upon the size of lamp, size of shell,
टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, या ऑल ऑफ द आर करेक्ट? राइट आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन पहले आपको करा चुका हूं मैं ये। राइट आंसर बताएं बेटा। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। तो गाइस जाहिर सी बात है आपको स्टीफेंस लॉ याद होगा। स्टीफेंस लॉ क्या कहता था, अगर कोई हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उतना ही रेडिएशन क्या करेगी, एमिट करेगा, और जितना रेडिएशन करेगी वही रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें मिलेगा। तो फ्लैम टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हमारा क्या होगा, आउटपुट आएगा टंगस्टन फिलामेंट लैम्प से। ठीक, कौन सा यूज करते हैं, टंगस्टन, बताइए आपको। अब तो ये आपको याद भी हो जाना चाहिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन एसी सप्लाई सिस्टम इज इन द रेंज 1000 to 1200 वोल्ट, 400 to 500 वोल्ट, या 200 to 250 वोल्ट, या 70 to 100 वोल्ट। तो राइट आंसर बताएं गाइस, इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर देना है इत्मीनान रखकर। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कि जो आर्क वेल्डिंग होती है एसी सप्लाई पर, वो क्या रेंज होता है उसका, इज 70 to 80। तो उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड ए फर्नेस इज यूजुअली मेजर्ड बाय, ठीक, मरकरी थर्मोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, अल्कोहल थर्मोमीटर, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आप बताएं सही से, क्योंकि मैंने आपको कराया है कि कौन सा हम मीटर का यूज करते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने यही आंसर दिया होगा, ऑप्टिकल पायरोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर ऑप्टिकल पायरोमीटर की हेल्प से, उसमें मतलब आपने शायद देखा भी हो रेलवे स्टेशन पे भी एक पर्सन लेके आता है और वो इंजन के टेम्परेचर को इसी मीटर के थ्रू नापता है। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है आपका, जो है जो फर्नेंस होती है उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग द करंट, ऑप्शन ए दिया है, द करंट रिक्वायर्ड एक्सीड्स 100 एम्पियर, voltages range from 4 to 12 volt and 60 to 80 watt for each square millimeter of area, या all options are correct। तो गाइज अगर आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेरा वाला लेक्चर देखेंगे, अगर आपने देखा भी होगा, तो आई होप इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे। ठीक है, अगर बच्चे आप नए हैं और नहीं देखा तो मेरे उन लेक्चर्स को देख लीजिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइज मैंने कराया है ऑप्शन नंबर डी, वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। The type of wiring that is highly suitable for temporary shed is, option A cleat wiring, wooden casing and caping, ठीक है, lead sheeted wiring, या conduit wiring। राइट आंसर बताएं इसका क्या होगा। कराया मैंने ये क्वेश्चन आपको। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया हो, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग आपको पता ही है, जहां कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या कहीं पार्टी फंक्शंस हैं, वहां पर हम क्लीट वायरिंग का यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ क्लीट हम वायर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब मुझे आप बता दीजिए, दो क्लीट वायर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दो क्लीट्स के बीच में, टू क्लीट्स, मैं लिख देता हूं, ये आपका होमवर्क है। प्लीज इसका राइट आंसर दें।
और जो सही दे रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो बच्चे आप सब, ऐसे ही अपना सही करते जाएं। देखिए लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इनमें तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी और आपको सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करनी है आपको। आगे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज ए फ्लेक्सिबल वायर इज नॉट यूज्ड, कहां पर हम फ्लेक्सिबल वायर का यूज नहीं करते इनमें से? टीवी, टेबल फैन, टेबल लाइट या सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, इसका आंसर तो आप बिना पढ़े भी दे सकते हो बेटा, ठीक है, जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? सीमेंट फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गाइज हमारा जो फ्लेक्सिबल वायर होता है वो ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन, कंप्रेशन को बियर नहीं कर पाता, ठीक है, तो जैसे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह होती है यहां पर हम इन वायर्स का यूज नहीं करते हैं, तो सीमेंट फैक्ट्री इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया हो। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन लाइन if booster transformer are to be used, preferred location will be at the receiving end, sending end, intermediate या anywhere in the line, ठीक है, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। बूस्टर ट्रांसफार्मर का यूज हम किस लोकेशन पे करेंगे ट्रांसमिशन लाइन, और इत्मीनान से आंसर देना है आपको, ठीक, क्योंकि हमें पता है ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, एज ए डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक। तो राइट आंसर क्या है गाइस इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी का बिल्कुल सही दिया है, इंटरमीडिएट पॉइंट। गाइस हम जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे वो कहां लगाना पड़ेगा हमें? इंटरमीडिएट, बिल्कुल ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और सेंडिंग एंड पर बहुत कम वोल्टेजेस पहुंचेंगे, तो उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वोल्टेजेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे सेंडिंग एंड पर ये वोल्टेज रिसीविंग एंड पर ये वोल्टेज डिक्रीज क्या हो सके? मिनिमम हो सके। तो आई होप, उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने सी ऑप्शन आंसर दिया हो। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर जनरली फाइंड एप्लीकेशन से, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल किस में करते हैं? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जल्दी आंसर बताएं क्या होगा, कहां पर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर्स का यूज करते हैं? तो गाइज बहुत से बच्चे अगर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो बेटा गलत है। अगर इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर्स। जनरेटर में आपने ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर एवीआर के बारे में पढ़ा होगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले, तो यहीं से आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, और वाइस वर्सा भी है। तो यहां पर जनरेटर्स जो है वो ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहां क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्ड का यूज किया गया है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं बेटा सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया हो। आगे चलते हैं। द मटेरियल फॉर armoring on cable is usually galvanized steel wire, steel tape, both galvanized steel wire and steel tape। जल्दी आंसर बताएं बेटा इसका क्या होगा, ठीक है, राइट आंसर देना है आपको, गलत आंसर नहीं देना है। पूरी कोशिश आप ये रखिए कि आप मैक्सिमम सही आंसर्स को दें, जिससे आपका क्या होगा बच्चे? कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा, ठीक। आज थोड़ा सा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है गाइस? सी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोथ गैल्वेनाइज स्टील वायर और स्टील टेप का हम यूज करते हैं। गाइस अब आपको मेरा होमवर्क क्या है? आपका आर्मरिंग की पोजीशन बतानी है आपको केबल, केबल में कहां पर और किसके बीच में लाई करता है, और इसका फंक्शन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं। टावर्स आर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, टेलीफोन या स्ट्रीट लाइट। तो ध्यान से आंसर देना है इसका, बहुत
अजीब सा क्वेश्चन है ये। ठीक, कहां पर हम यूज करते हैं टावर्स का? ठीक, ठीक, तो सही आंसर दें सारे बच्चे। टावर्स का यूज ऐसा लग रहा होगा जनरली हम तो हर जगह यूज करते हैं, ठीक है, बट बेटा इसका जो राइट आंसर है, टावर्स हम जो यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं? ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में जब हम हाई वोल्टेजेस पे ट्रांसमिशन करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? टावर्स। अदरवाइज क्या होता है? पोल। ठीक है, डोंट बी गेट कंफ्यूज, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो ट्रांसमिशन वाला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Different type of relays are used in the control circuits. They operate under predetermined condition to fulfill the control requirement. Some relays are capable of operating with time delay. Which one of the following is used as time delay relay? तो ऑप्शन नंबर ए रीड रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, क्लैपर टाइप आर्मेचर रिले या थर्मल रिले। तो राइट आंसर बताएं इसका। ठीक है, देखो बस सिंपल सी बात है, वो इनमें से आपसे पूछना चाह रहा है टाइम डिले रिले क्या है। इतना बड़ा तो उसने सिर्फ पूरी कहानी बना दी है किसमें टाइम डिले होगा। ठीक है, जल्दी बताएं बेटा, ध्यान से दोगे तो आंसर दे दोगे। तो बेटा इसका सभी बच्चों ने आंसर दिया होगा, उम्मीद करता हूं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, थर्मल रिले इज द राइट आंसर गाइस। देखो बेटा थर्मल रिलेज में क्या होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, करंट जाएगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, फिर थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रिपिंग एक्शन होगा। तो ये टाइम डिले रिले हो गया एक तरीके से है, बाकी सब में क्या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, थर्मल रिले इज द राइट आंसर। और थर्मल रिले किसके लिए यूज करते हैं प्लीज गाइस, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। आगे चलते हैं। A Buchholz relay is used for the protection of transformer against all internal fault, protection of transformer against external fault, protection of transformer against both internal external या protection of induction motor। राइट आंसर बताएं बेटा इसका। कल ही करा हमने बुकहोल्स रिले का क्वेश्चन, अगर याद होगा सब बच्चों को, तो उम्मीद करता हूं इसका भी आप आंसर सही देंगे। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी बताएं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चों ने दे दिया होगा आंसर इसका, कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए हम बुकहोल्स रिले का यूज करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ डिस्टेंस रिले डिपेंड ऑन डिस्टेंस ओनली, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट ओनली, करंट ओनली थर्ड ऑप्शन, या रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। तो बेटा ध्यान से आंसर देना है, इसका आंसर आप सही से दें। डिस्टेंस रिले किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, ठीक है, सही से आंसर देना। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। सोच लो आप इसके ऊपर आराम से, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, जो गाइस रेशियो होता है आपका वोल्टेज और करंट का, ये उस पर काम करती है, और यही क्या होती है हमारी जेड। ठीक है, ये यही क्या बनता है हमारा इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस में अगर कुछ चेंज आता है, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, इट विल एक्ट एज, यानी वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वही हमारे इम्पिडेंस को चेंज करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, रिलेज ऑपरेट होगी। उम्मीद करता हूं बेटा ऑप्शन नंबर डी सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक गाइस, आगे चलते हैं। The underground system cannot be operated above 40, 400 kV, 66 kV, 33 kV या 11 kV। राइट आंसर देंगे बेटा गाइस इसका। ठीक है,
सही आंसर देना है आपको। तो गाइज अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करा गया है अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड शब्द का यूज करते ही हमारा क्या हो गया यहाँ पर सिस्टम, मतलब बात हो गई केबल्स की। तो केबल्स के लिए कल मैंने कुछ टेबल लिखवाई थी, अगर किसी बच्चे ने ध्यान से दिया होगा, देखा होगा, तो सभी ने उसने आंसर बी दिया होगा। यानी हम 66 केवी के अबव यूज नहीं करते अपना अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है, कुछ बुक्स में ये 33 भी मिलेगा, बट 66 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। HRC फुल फॉर्म इज हाई रेटिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रेटिंग करंट या हाई रप्चरिंग करंट। ठीक है, तो आंसर दें। दो जो ऑप्शन है काफी फंसाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताएं बेटा। तो गाइस इसका क्या है आंसर, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। HRC जो होते हैं हमारे हाई रप्चरिंग कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही दिया होगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप आर नॉट यूज्ड इन पार्क, इन द स्ट्रीट लाइट ऑफ प्ले ग्राउंड, स्टेज लाइट या ड्राइंग रूम। राइट आंसर बताएं बेटा इसका। हाई प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप आर नॉट यूज्ड इन, ठीक है, किस में करते हैं? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बेटा ड्राइंग रूम के अंदर हम इसका यूज नहीं करते। ठीक है, आपको पता होगा हाई प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप क्या एक तरीके से सोडियम वेपर लैंप ही है। ठीक है, तो उसकी जहां पर सोडियम वेपर लैंप का हम यूज करते हैं वहीं ये हाई प्रेशर मर्करी डिस्चार्ज लैंप का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका ड्राइंग रूम होता है उसके अंदर हम यूज नहीं करते इस लैंप का। ठीक, उम्मीद करता हूं सभी ने इसका सही आंसर दिया हो। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप्स गिव नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट? तो सोडियम वेपर लैंप, GLS लैंप, ट्यूबलाइट या मरकरी वेपर लैंप। मैंने आपको ये पूरे का पूरा पढ़ाया है अच्छे से, और आपको इसका राइट आंसर देना है। सही से आंसर दें। ये चीजें तो अब आपको रट जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोडियम वेपर लैंप। तो सोडियम वेपर लैंप हमें क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। सोडियम वेपर, तो इसे कितना लगता है फुल ग्लो होने में, इसे टाइम कितना लगता है, 10 to 15 मिनट्स। इनिशियली कौन सा कलर देता है, पिंक। फुल ग्लो होने पर कौन सा कलर देता है, येलो। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, और कितना होता है इसका आउटपुट, 40 से 50। कहां यूज करते हैं, स्ट्रीट पार्क, इंडस्ट्रीज। ठीक है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट, वहां पर इसका यूज करते हैं। तो गाइज ये मैंने इसलिए बना के दिया, आप इस तरीके से अपने कुछ स्टिकी नोट्स बना लें और अपना जहां भी स्टडी टेबल है वहां पर रख लें। ठीक है, या आपके पास आईपैड वगैरह है तो उसमें भी एक जगह ऐसे बना के रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगा। आगे चलते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर क्या है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। अगर पता है तभी आप इसे क्रैक कर पाएंगे क्वेश्चंस को, वरना तो फिर तो तुक्का लगेगा। आगे चलते हैं।
पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ मरकरी आर्क लैम्प, सोडियम वेपर लैम्प, ट्यूबलाइट या जीएलएस लैम्प। आंसर बताएं इसका क्या होगा राइट। सही आंसर देना है आपको। तो गाइज इसके लिए जो आपका जीएलएस लैंप होता है, जर्नल लाइटनिंग स्कीम, तो जर्नल लाइटनिंग स्कीम के लिए हम यूज करते हैं, उसमें यूज होता है हाई पावर फैक्टर हमारा। दूसरा क्या है गाइस, इस ये लाइटनिंग क्या होता है, इसका जो ये स्कीम है ये भी चीपेस्ट होती है। दूसरी बात है गाइस, इसके अंदर जो लाइट है वो सारी डायरेक्शन में एक साथ आती है, यानी सेम अमाउंट ऑफ लाइट विल फॉल ऑन वर्किंग प्लेन। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ heat transfer during the re-entry of satellite and missile at very high speed into earth atmosphere is known as ablation, radiation, viscous dissipation या irradiation। देखो बेटा, हीट ट्रांसफर के हमारे लिए तीन ही मोड इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्शन, ठीक है, रेडिएशन और कंडक्शन। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो जाता है, तो इसलिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन की वजह से। ठीक, तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है क्वेश्चन। तो राइट आंसर है गाइस इसका एब्लेशन कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं काफी बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया हो। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय द इंडक्शन हीटिंग द हीट इज produced owing to flow of induced current through the charge, hysteresis loss occurring below Curie temperature, या hysteresis loss as well as eddy current loss occurring in the charge, या any of the factor given in the option। तो आई होप ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो उम्मीद करता हूं कल बच्चों ने सभी ने आंसर सही दिया हो इसका, और अभी भी आपको सही आंसर देना है। बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनके अंदर से फ्लो होती हैं, इनकी परमेबिलिटी कम होती है, रिलक्टेंस वो परमेबिलिटी हाई होती है, रिलक्टेंस कम होता है, इजीली मैग्नेटाइज होते हैं, इजीली डीमैग्नेटाइज होते हैं। तो इस प्रोसेस में हिस्टेरेसिस लॉस भी होगा और एज वेल एज एडी करंट लॉस भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है आंसर बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। Wooden poles are not used because they are easily brought below the underground and limited to line voltage of 11 kV, light in weight, can easily be fitted and shifted and cheap in cost। ठीक है, तो किस लिए यूज नहीं करते, इसका आंसर तो सारे बच्चे तुरंत दे देंगे, अगर आप ऑप्शन से भी जाएंगे इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेटा हमारा जो वुडन पोल होता है वो नीचे से क्या हो जाएगा, रॉट हो जाएगा, यानी गल जाएगा। ठीक है, उमस, नमी, ठीक है, और ड्यू टू द अर्थ कंडीशन, सॉइल कंडीशन। तो और दूसरा क्या है, इन्हें 11 केवी तक का ही हम यूज कर सकते हैं, आज की डेट में इनका यूज भी नहीं होता है। ठीक है, काफी पुराना है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने आंसर दिया हो इसका, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। Which of the following need the lowest level of illumination? Displays, fine engraving, रेडियो प्लेटफॉर्म या ऑडिटोरियम। जल्दी बताएं बेटा इसका आंसर, मैंने कराया है आपको, पूरी की पूरी टेबल करवाई थी। गाइस इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी आपका हॉस्पिटल यार्ड्स,
यार्ड्स, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे आपको नीड लोएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन विल प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक सारे बच्चों ने आंसर सही दिया। आगे चलते हैं। इन द आर्गन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन या स्टील। इसका राइट आंसर बताएं गाइस। तो बेटा ये क्या होता है, टंगस्टन इज द राइट आंसर। नॉन कंज्यूमेबल होता है। गैस यूज करते हैं इसमें आर्गन। ठीक है, MIG मेटल इनर्ट गैस भी से कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इन्हें गो थ्रू करें आप। आगे चलते हैं। अब बेटा अब आप कैसे कनेक्टेड होंगे हमारे मिशन गेट और ESC 2021 के साथ। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा, अभी रुके रहना, तब तक मैं ये चीज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अनअकैडमी साइट पर जाएंगे, गेट और ESC का प्रेस करेंगे, गेट और ESC पर सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन जो आपको चाहिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। और गाइस यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप 3rd ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट हैं देन गाइस गो विद द 2 ईयर प्लान्स। व्हाई? क्योंकि 3rd ईयर में पूरा, देखो मैं जिस लेवल पे आपको बता रहा हूं ये बात शायद कुछ बच्चों को समझ में आए, कुछ को ना आए, बट मेरा काम है आपको सही बताना। 3rd ईयर में पूरा का पूरा आप ज्वाइन कर लो। मैं जानता हूँ कॉलेज में और प्लेसमेंट टाइम भी रहता है, थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल रहता है, बट फिर भी मैं कहूंगा तुरंत अपना पूरा सिलेबस पढ़ लो, गो थ्रू हो जाओ, फिर उसे रिवाइज करो। 4th ईयर में फाइनल अपेयरिंग में पेपर दो, क्रैक करो, घर जाओ। ठीक है, और उसके बाद आपके हाथ में रहेंगी चीजें कि आपको प्राइवेट में अपना प्लेसमेंट ज्वाइन करना या गेट के थ्रू PSUs को ज्वाइन करना, जो भी आपका मन है। तो गो 2 ईयर्स सब्सक्रिप्शन ले, बाकी आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। जैसे ही आप कूपन कोड पूछेगा तो आप राहुल 11 को अप्लाई करेंगे। राहुल 11 अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। राहुल 11 कोड अगर आप यूज करते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक, मेरा मतलब आपके लिए मेरा कंसर्न है, तो इसलिए राहुल 11 कोड आप यूज करें। आगे चलते हैं। फाइनली क्लिक करें ऑन पेपर और पे करें, और अब EMI ऑप्शन भी गाइस अवेलेबल है। डेबिट कार्ड पर आप EMI ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस, मैंने 6 वीडियोस आपको बनाकर दिए इन क्वेश्चंस। तो अराउंड लगभग आपके आज की डेट में बात करूं तो मैंने 250 अप्रॉक्स इतने MCQs आपके साथ डिस्कस करें इन 6 वीडियोस में, और लगभग खेमेंद्र सर भी इतने ही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी है लमसम इतना भी नहीं तो 200 के राउंड रहा होगा, मेरे को नहीं पता। तो ये क्या हो गया गाइस, दोनों वीडियो मिला के आपके 500 MCQ हो गए, समझ रहे हैं, 500। और साथ में आपके साथ PDF भी है। मैंने आपको गाइस होमवर्क भी दिया है, तो होमवर्क के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। तो अराउंड अगर आप 500 से ऊपर के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप होगा, साथ के साथ आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी रहेंगे। तो गाइस इन्हें पढ़ जाओ, गो थ्रू करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, क्रिएटिक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट करो, और अपना ध्यान रखो। बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करो ज्यादा से ज्यादा। एंड थैंक यू सो मच गाइस।